जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। आज मैं अक्षय मौर्य आपके साथ वापस इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहा हूँ, जो कि हमारा जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि विजय बैच जो हमने लॉन्च किया है यूट्यूब चैनल पे एमसीक्यूज वे में, तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तो अब आज जैसे कि आप समझ गए, अभी तक मैंने पॉलिटी कंप्लीट कर दिया। पॉलिटी के बाद अब आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं नया, वो है हमारा हिस्ट्री, और स्पेशली हम मॉडर्न हिस्ट्री को टारगेट करते हुए लेक्चर्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर का पहला क्वेश्चन। जी, इसमें दिया है मैच ऑफ द फॉलोइंग्स। मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में देखिए लिस्ट 1 में पूछा ने मराठा पावर्स बता दी गई है जी, और लिस्ट 2 में प्लेसेस तो भोसले, होलकर, पेशावा, गायकवाड़, तो ये 3 पावर्स उनने बताई है। तो ये किस प्लेस से कैसे लोकेट करते हैं? जैसे कि हम एक चीज तो जानते, जो हमारे होलकर है वो इंदौर से थे, तो बी का तो 4 हो गया। अब बी का 4 कहाँ कहाँ गिवन है हम देखते हैं। ऑप्शन ए में गिवन है, मैं यहाँ डॉट लगा दे रहा हूँ, ऐसा डॉट बना दे रहा हूँ। ऑप्शन ए में गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है। अब हम देखते हैं, हमें एक तो मिल गया, ये तो एलिमिनेट हो चुके हैं, ये तो है ही नहीं। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि हम और कहां से याद कर सकते हैं। जैसे कि पेशवा, आप लोग ने हमेशा सुन रखा होगा पेशवा, जिनको हम बोलते थे कहां से बिलोंग करते हैं पेशवा, पूना से, जो कि करंट हम पुणे बोलते हैं से। ये 2 हो गया। अब हम यहां और देखते हैं कि ऑप्शन जो सी है, सी का 3 कहां कहां है, तो सी का 3 सिर्फ ए में गिवन है, मतलब बी इज अ रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा, ये हमने 3 एलिमिनेट कर दिए इस तरीके से। अब जो राइट आंसर होगा हम देखते हैं, ए में जो गिवन है आपको दिख रहा होगा 2 का, ए का 2 है, मतलब नागपुर भोसले, और डी का 1 है, डी का 1 है बड़ौदा। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा A1। और इसमें क्या है, ए का 2, बी का 4, 3 का सी, और डी का 1 है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये मैंने आपको एलिमिनेशन से भी सिखाया, आज पहला ही क्वेश्चन एलिमिनेशन के थ्रू हमने किया। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द फेमस हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता। हिंदू कॉलेज की पूछ रहा है, कलकत्ता में किसने फाइंड किया जी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऑप्शन में, हेनरी साहब का नाम है, डेविड हैरी जी का नाम है, राजा राम मोहन रॉय का नाम है। जैसे कि हमें पता है कि राजा राम मोहन रॉय ने हेल्प की थी डेविड हैरी जी को, तो ये दोनों जन मौजूद है हिंदू कॉलेज, फेमस हिंदू कॉलेज ऑफ इन कलकत्ता में खोलने के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 3 एंड 4, बी। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, 3 एंड 4 जी। अब हम बात कर लेते हैं जो ऑप्शन गिवन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनने क्या किया था, इनने एक चीज बोली थी कि जो संस्कृत है, संस्कृत लैंग्वेज है, एक मिनट में पहले रब कर दूं सारा, जो कि संस्कृत लैंग्वेज है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की बात करते तो इनने पहला बार बोला था कि जो संस्कृत है वो सभी को पढ़ने मिलना चाहिए, स्टडी सिर्फ ब्राह्मण्स तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए जी। ये एक चीज हो गई हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में। इनका दूसरा एक फैक्ट और याद है, 1856 हिंदू वुमेन रीमैरिज एक्ट लाए थे ये, हिंदू वुमेन रीमैरिज एक्ट लाए थे कब, 1856 में। ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा जी। अब हेनरी जी की बात कर लेते हैं, जो कि ऑप्शन 2 है। हेनरी जी ये वही व्यक्ति है जो हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता में पढ़ाते थे, ये टीचर थे जी। इनने एक मूवमेंट चलाई थी जिसका नाम था यंग बंगाल मूवमेंट जी। ये चीज आप अच्छे से याद रख लीजिए, क्या चलाया था इनने, हेनरी जी ने यंग बंगाल मूवमेंट चलाया था जी। यहां से हम आगे चलते हैं थोड़ा, तो और इनके साथ एक चीज है, ये फर्स्ट नेशनलिस्ट, याद रख लीजिए, फर्स्ट नेशनलिस्ट मॉडर्न पोएट है कौन, हेनरी साहब। ये 2 फैक्ट हमने यहां से निकाल लिए। अब हम चलते हैं डेविड जी के बाद, डेविड जी जिनने हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता खोला है जी। ये 3 चीज मैं, अगर आप कमेंट में बताना, अगर आपको लिखा चाहिए तो ये आपके साथ
लिखा रहेगा, मैं इसको बार बार रब नहीं करूंगा जी। अब आती है बात राजा राम मोहन रॉय साहब की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, जिन्हें हम जानते हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसा जी। ये हो गया फादर ऑफ इंडियन रेनेसा के नाम से हम इन्हें क्यों जानते, क्योंकि ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इंडिया में अच्छे से लागू किया। अब आप कहोगे सर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट क्या होता है? जैसे कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है, यहाँ क्या है, सामाजिक और धार्मिक, सामाजिक धार्मिक दोनों चीजों को मिला के बदलाव, मतलब मॉडर्नाइजेशन। उनने जब मॉडर्न एजुकेशन से उन्हें एथिक्स साइंस जानी, तो उनने सोचा कुछ तो बदलाव होने चाहिए, जो पुरानी कुरीतियास है उनमें बदलाव होना चाहिए। तो इसके लिए उनने 18th सेंचुरी में एंटी सती स्ट्रगल चालू किया जी, एंटी सती स्ट्रगल। और इस स्ट्रगल में एक चीज विशेष हुई कि ये सबकी भलाई के लिए कर रहे थे। सती प्रथा आप सभी को पता है क्या है जी। एंटी सती स्ट्रगल में इनकी मदर इनके अगेंस्ट खड़ी रही, तब भी ये लगे रहे, क्योंकि अच्छाई में बहुत कम लोग साथ देते हैं। अब कब किया एंटी सती स्ट्रगल? 1818 में जी। अब इनने एक सभा फाउंड की थी जिसका नाम था ब्रह्मो सभा, जिसको बाद में ब्रह्मो समाज बोल दिया गया जी। उस किस पे बेस्ड थी ये? इंडिया के वेद्स और उपनिषद पे। और किस साइड, मतलब क्या उसकी मेंटेलिटी? मोनोथीज्म की जी। पॉलीथीज्म की जगह मोनोथीज्म, मतलब एक ही भगवान है। और इस ब्रह्मो समाज का जो मेन बेसिक पिलर था वो किस पे बेस्ड था? वो बेस्ड था वैदिक और उपनिषद पे। यहां तक आप सभी को सारी चीज क्लियर हो गई होगी जी। अब यहां से हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे जी। इनने, राजा राम मोहन रॉय साहब ने एक कॉलेज भी खोला था जिसका नाम था वेदांता कॉलेज। ये चीज आप याद रखिएगा। अब एक और फैक्ट लिख लीजिए इनके बारे में। ये बहुत सारे फैक्ट हैं इनके बारे में, हम लिखते जाएंगे खत्म नहीं होगा। इसमें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको बताते जा रहा हूं साथ साथ। अब इन्होंने 5 उपनिषद को, 5, आपसे नाम नहीं पूछा जाएगा कौन सा उपनिषद है, ये पूछा जाएगा कि 5 उपनिषद को किसने ट्रांसलेट किया था बंगाली में। 5 उपनिषद को इन्हें ट्रांसलेट किया था बंगाली लैंग्वेज में जी। यहां तक आपको चीज समझ में आ गई। अब एंटी सती प्रथा को अबॉलिश करवाने वाले इंडिया में कौन? राजा राम मोहन रॉय। क्योंकि पहली बार एंटी सती स्ट्रगल किसने छेड़ा? राजा राम मोहन रॉय में। कब? 1818 में। ब्रह्मो समाज या ब्रह्मो सभा की स्थापना करने वाले कौन? राजा राम मोहन रॉय। किस बेसिस पर पिलर था ब्रह्मो समाज मूवमेंट का? वो था वेद और उपनिषद पे। और किस चीज पे विश्वास करते हैं? मोनोथीज्म में, पॉलीथीज्म में नहीं, एक ईश्वर पे जी। अब ये हो गया। अब राजा राम मोहन रॉय का दूसरा नाम फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। आज हमने इस एक स्लाइड से इतने क्वेश्चन निकाले। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पढ़ दूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एक्नॉलेज फॉर द फर्स्ट टाइम द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसने कहा? पहली बार बताइए जी। तो चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जी। अब चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। 5 सेकंड दिया, आप कमेंट आप खुद करें, फिर मैं आंसर बताता हूं आपको। चलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा चार्टर एक्ट 1813 होगा जी। अब इसमें एक चीज और है, इसमें क्या हुआ था? इंडियन मार्केट, ये भी याद रखना, ओपन फॉर इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। इस एक्ट से ये चीज भी हुई थी कि भारत का जो मार्केट है वो ब्रिटिश गुड्स इंपोर्ट करने के लिए, ब्रिटिश गुड्स का इंपोर्ट करने के लिए खुल चुका था जी। तो इसका जो आंसर राइट होगा वो होगा
चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप द ट्रेड सेटलमेंट इन इंडिया। सबसे पहले किस यूरोपियन ने सेट किया था ट्रेड सेटलमेंट। अब तो ये आपको सभी को पता होगा, तो पहला आंसर जो है वो ऑप्शन सी सही है। इसमें कौन थे, वास्को डिगामा जी, ये आए थे इंडिया पहली बार। कब आए थे ये बताइए आप लोग, कमेंट भी करते जाओ ना साथ साथ। कब आए थे, 1498 में। किसके साथ, एक गुजराती पायलट था जिनका नाम था अब्दुल, क्या नाम था उनका, अब्दुल मजीद। गुजराती पायलट अब्दुल मजीद। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वास्को ड गामा कहाँ आए थे, कलिकट में। ये लो, ये भी एक फैक्ट कला है, कलिकट में। अब ये कई बार पूछा जाता है कि कलिकट के जो पोर्ट पे वास्को डिगामा किस पायलट के साथ आए थे, तो आज से आपको पता होगा अब्दुल मजीद के साथ आए थे, पोर्तुगीज फर्स्ट टाइम 1498 में जी। अब हम बात कर लेते हैं इसमें किनकी, डच जो हमारे इंडिया में आए वो कब आए, वो भी लिख देता हूं 1602 में। अब स्पेनिश और फ्रेंच, अब फ्रेंच और लिख लीजिए, जिनको कहा गया फ्रेंच 1664 में फ्रेंच हमारे यहाँ आते हैं, 1664 में फ्रेंच हमारे यहाँ आते हैं जी। ये हो गया चारों। अब बात करते हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी की, सबसे ज्यादा जरूरी। ईस्ट इंग्लिश, पहले ये नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया में पहली बार कब आई बताइए, 1608 में। कहा, जहांगीर के कोर्ट पे जी। ये चीज हो गई यहां से जहांगीर के कोर्ट पे। अब चलिए एक कंपनी और बचती है, डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कहाँ की कंपनी थी, तो ये थी डेनमार्क की जी, ये डेनमार्क की कंपनी थी। ये कब इंडिया आई थी, 1616 में जी। ये इंडिया कब आई थी, 1616 में, और 1845 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे खरीद लिया था, परचेस कर लिया था जी। ये चीज हो गई क्लियर। तो आज आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि वास्को डिगामा किस कब आया था, 1498 में इंडिया में जी। किसके साथ आए थे, किस गुजराती पायलट जो इनको लेके आए थे यहाँ, उनका नाम था अब्दुल मजीद साहब। ये चीज हो गई। फ्रेंच वाले कब इंडिया आए थे, 1664 में। डच कब आई थी, 1602 में जी। फिर हम चलते हैं यहां देखते हैं, अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, 1608 में आई थी। कहां आई थी पहली बार, जहांगीर के कोर्ट में। यहां तक क्लियर। अब फिर हम एक कंपनी और देख लेते हैं, डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी। और कहाँ की कंपनी थी, डेनमार्क की। इंडिया कब आई थी, 1616 में जी। उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब खरीद लिया था, 1845 में। अब चलते हैं, अब यहां से हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू यूरोपियन वेयर इन्वॉल्व इन द बैटल ऑफ वेंडिबॉश इन 1760। कौन से दो यूरोपियन लड़े थे वेंडिबॉश की बैटल में, जो 1760 में हुई थी। चलिए आपको तो पता ही होगा। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंच एंड ब्रिटिश जी, 1760। अब हम इससे एक चीज और याद रखते हैं, ट्रीटी ऑफ पेरिस जी इस बैटल के बाद हुई थी। किस किस के बीच में, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में। इस युद्ध में क्या हुआ था, फ्रेंच हार गए थे, फ्रेंच लॉस्ट जी। ये दो चीजें आपको याद रहनी चाहिए। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, थर्ड कर्नेटिक वॉर जी। ये चीज यहां तक तीन चीज क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं आगे। इसमें कुछ और है समझाने का, आप अगर चाहो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, इसमें आगे और समझाता जाऊंगा।
जी। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला, ट्रीटी ऑफ पेरिस किस कब की गई? 1763 में। 1760 में फाइट चली 3 साल, और 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हो गई। तो अब हमेशा आप याद रखना, अगर वो कभी भी पूछे ट्रीटी ऑफ पेरिस इज रिलेटेड टू, तो आपको याद रहना चाहिए बैटल ऑफ वेंडी वॉज 1760। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आज के थोड़ा स्लो चल रहा है। क्वेश्चन 6, सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन 6 जी। क्वेश्चन 6, डुप्लेक्सी वॉज द एबलिस्ट गवर्नर ऑफ द, किनका गवर्नर था? तो ये तो आपको पता ही होगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ये गवर्नर साहब थे जी। यहाँ से अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें सीधा सीधा फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 वॉज फॉट बिटवीन, किस किस के बीच में हुई थी? अब चलिए ऑप्शन पढ़ देता हूँ, फिर आपको मैं 5 सेकंड दूंगा। टीपू सुल्तान ऑफ ईस्ट इंडिया एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, हैदर अली एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर कासिम सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूं। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी होगा। ये लड़ाई किस लिए होगी? मिस यूज ऑफ दस्तक, ये चीज आप याद रखा। मिस यूज ऑफ दस्तक किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। यही इसको सप्रेशन के लिए कासिम बाजार और फोर्ट विलियम को कौन कैप्चर कर लेगा? सिराजुद्दौला जी। यहां तक आपको चीज क्लियर हो गई, किस बैकग्राउंड में क्या वजह है? मिसयूज ऑफ दस्तक, जो कि सिराजुद्दौला को पसंद नहीं है। और ये कब होती है? 1757 में। इसी बीच में एक घटना और होती है जिसे कहा जाता है ब्लैक होल इंसिडेंट। इस इंसिडेंस में कुछ नहीं होता। इस 143 ब्रिटिशर्स को कैद कर लिया जाता है एक छोटे से कमरे में, और उसमें से सिर्फ जो जीवित बचते हैं एक रात में वो होते हैं सिर्फ 23 सर्वाइव्ड। ये चीज आप याद रखें। तो ब्लैक होल इंसिडेंट किससे रिलेटेड है? तो सिराजुद्दौला और बैटल ऑफ प्लासी से। इसके बाद एक ट्रीटी होती है, उसका ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ट्रीटी ऑफ अलीनगर इज रिलेटेड टू बैटल ऑफ प्लासी। ये चीज हो गई। अब बैकग्राउंड में हमने वजह समझ ली लड़ाई क्यों हुई, क्योंकि मिसयूज ऑफ दस्तक ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी क्या कि वो किसी को भी राइट दे रही थी बेचने का, और साथ साथ उनने क्या किया, कासिम बाजार, सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार और विलियम फूड जो था ब्रिटिशर्स का, उसको कैप्चर कर लिया था। चलिए अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। आज के 8th क्वेश्चन जो है, द चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी वॉज आउटराइट वॉर्स, नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पता नहीं, सब्सिडीज अराइज, डुअल गवर्नमेंट। 5 सेकेंड देता हूं। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता था कि अगर किसी का कोई राजा अगर मर जाता और उसका वारिस नहीं है कोई, तो उसे ब्रिटिश अपने में मिला लेते हैं। और वारिस वो भी कौन सा? प्योर ब्लडेड। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड अहिल्याबाई द सेंडली क्वीन ऑफ महेश्वर, कहाँ की क्वीन थी? इसके पहले हमने अभी करा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, होलकर ऑफ इंदौर। चलिए 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते आज के। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश द एशियाटिक सोसाइटी इन कैलकाता, अब किसने करी थी? सर विलियम जोन्स। वॉरिंग हेस्टिंग को आप सभी जानते हो। टीबी राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ाई दिया। चलिए अब आगे चलते चलते हम सबको समझेंगे, हर एक पार्ट कंप्लीट करेंगे। लिलिथन वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ,
लिलिथो किससे एसोसिएट नहीं थे? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से एसोसिएट नहीं थे जी। तो ये हो गया 11th। अब हम चलते हैं आज के हमारे 12th क्वेश्चन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फॉर्म्ड इन 1942? कहाँ फॉर्म्ड हुई थी? इंडियन जो टोक्यो में हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? याद रख लीजिए, रास बिहारी बोस जी के द्वारा। रास बिहारी बोस जी के द्वारा क्या फाउंड की थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। कहाँ? टोक्यो में जी। अब चलते हैं आप नेक्स्ट। द टाइटल ऑफ वाइसरॉय वॉज एडेड टू द सेंटर ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल फॉर द इंडिया फर्स्ट टाइम। कब ऐड किया गया? एड इन 1858 को ऐड किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 आज का। हु वॉज द फॉलोइंग was the founder of drain theory which export the constant drain wealth of India to England? तो आप सभी को पता है दादा भाई नारोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में उन्होंने बताया था कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारा जो वेल्थ है वो ड्रेन किया, कैसे हमारे इकोनॉमिकल हमें वीक बनाया, कैसे उनने धीरे धीरे करके हमारी सारी चीजें को खत्म किया। तो चलिए अब यहां से हम ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जान लेते। एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं आपको कि पहली जो हमारी जीडीपी थी वो किसने निकाली थी? जो जिसने हमारी क्लास की उन सबको पता होगा। 15th क्वेश्चन। मैच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट सेटलमेंट, रोहितवारी सेटलमेंट और महलवाली सेटलमेंट। इसमें हमें देखना है कौन सा परमानेंट, पार्ट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। जी बिल्कुल सही है। रोहितवारी सेटलमेंट गैंगेटिक वैली नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड पंजाब। अब मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंट, ठीक है। महलवारी सेटलमेंट बंगाल एंड बिहार। ये तीनों सही है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3। तो ऑप्शन कौन कौन से इसमें 1 2 3 कहाँ दिया ए बी सी का? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? चार्टर एक्ट ऑफ 1852 to regulate company affairs. Act of 1833 company debits taken over by the government. नहीं। चार्टर एक्ट ऑफ कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विथ इंडिया एंडेड। नहीं। द पिटी इंडिया एक्ट ऑफ 1784 बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू गाइड द कंट्रोल कंपनी अफेयर्स। नहीं। द इसमें रॉन्ग पूछा है ना, तो रॉन्ग ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 रेगुलेट कंपनी अफेयर्स नहीं था। चलिए 17 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर आज के। द क्रेडिट ऑफ क्रिएशन ऑफ कन्वेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया विच came to be known regard as the Indian Civil Service from 1861 onward goes to लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब को जाती है। और इसको क्या कहते थे? आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विस, है ना। उस समय इंडियन सिविल सर्वेंट। चलिए लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इन 1853 विच रैन बिटवीन। तो बॉम्बे और थाने तो नहीं, आगरा भी नहीं, मद्रास भी नहीं, तो कलकत्ता टू आगरा ये सही होगा। बॉम्बे टू थाने को उल्टा कर दो, थाने टू बॉम्बे फर्स्ट ट्रेन रन हुई थी जी, फर्स्ट ट्रेन रन हुई थी। ये चीज याद रखना, थाने से बॉम्बे की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया? किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी साहब ने। चलिए 20th क्वेश्चन आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड द विवेकानंद अटेंड द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन 1893? तो आप सभी को पता है शिकागो में किया था उन्होंने जी। शिकागो में उन्होंने अपना जो लेक्चर है वो कैसे स्टार्ट किया था? माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। ये बहुत फेमस है उनके लिए। 21 में विच ऑफ द फॉलोइंग was the social reformer Maharashtra's who adopted the pen name of
लोखितावाड़ी किनका नाम था? तो गोपाल हरि देशमुख जी को। अब इसमें दो तीन नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे बाल बीजी तिलक से आपको आप सब जानते हैं। अब इसमें एक नाम आता है आत्माराम पांडुरंगा। आत्माराम पांडुरंगा से हम क्या याद कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। आत्माराम पांडुरंगा से हम याद कर सकते हैं प्रार्थना प्रार्थना समाज जी। इसको किसने किसके हेल्प से खोला था? उनने केशव चंद्र जी के हेल्प से खोला था जी। केशव चंद्र सेन जी के हेल्प से खोला था। कब खोला था? 1867 में खोला था आत्माराम पांडुरंगा जी। अब इनने एक चीज और की थी, इस प्रार्थना समाज के जो मेन लीडर थे वो थे एमजी रनाडे साहब। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एमजी रनाडे साहब। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को फाउंड किया था इन 1894 सॉरी 1844 में जी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एमजी रनाडे साहब से रिलेट कर देना 1844 में, या आत्माराम पांडुराम जी के द्वारा जी। और अब यहाँ बात होती है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में इनने एक चीज और चालू की थी, परमहांस मंडली परमहांस मंडली। तो ये किसके द्वारा चालू की गई थी? आत्माराम पांडुरंग। यहां से आपको सारे फैक्ट मिल गए। आत्माराम पांडुरंग रंग से रिलेटेड जो है वो क्या है? प्रार्थना समाज है। किन की मदद से खुला था? केशव चंद्र सेन जी की मदद से। कब खुला था? 1867 में। एमजी रनाडे साहब उनके एक इंपॉर्टेंट लीडर रहे थे, और उसमें एक पार्ट था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का जी। तो उसमें कब खोली गई थी? 1844 में। यहां तक आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इन ब्रिटिश इंडिया वॉज स्टैब्लिश अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये तो अभी भी हमें याद है कि पॉलिटी में तो हम पढ़ते ही है। अब आप कहोगे सर ये एक्ट नहीं समझा रहे। जैसे जैसे हमारे लेक्चर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपको सारे एक्ट समझाएंगे, बस आप जुड़े रहे और थोड़ा पेशेंस रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज्ड गांधी जी सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट? किसने वो गांधी जी सत्याग्रह मतलब किसने अपोज किया था कि भाई रोलेट एक्ट जो आया है और उसके खिलाफ गांधी जी को सत्याग्रह नहीं करना चाहिए? तो ए में जिन्ना छोड़ नहीं, अब्दुल बिहारी जी नहीं, नन ऑफ दिस ना, एनी बेसेंट इज अ करेक्ट आंसर। एनी बेसेंट ने अपोज किया था रोलेट एक्ट को जी। अब हम चलते हैं 24th क्वेश्चन के। 24th क्वेश्चन में जो लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ गदर मूवमेंट? ये गदर मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। अब चलते हैं, इसमें क्या इंटरनेशनल आउटलुक मिला था इसे? फॉलोइंग द मोस्ट रिमार्केबल आउटलुक, इंटरनेशनल आउटलुक मिला। अब हम जैसे जैसे आगे समझेंगे। अब गदर मूवमेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाता है गदर मूवमेंट क्वेश्चन। ये एक मूवमेंट ऐसा था जो कि अगेंस्ट था ब्रिटिशर्स, जो हथियार सप्लाई करता था या विरोध करता था सारी चीजों का एक्सट्रीमिस्ट तौर पे। तो गदर मूवमेंट का हेड ऑफिस कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। ये चीज याद रखना आप यहां से गदर मूवमेंट से। इसकी सैन फ्रांसिस्को में इसका हेड ऑफिस था जी। अब इसके एक इंपॉर्टेंट लीडर है लाला हरदयाल जी। इनको याद रिलेट कर लेना आप यहां से, लाला हरदयाल जी को। अब गदर जो है वो वीकली न्यूज़पेपर निकालता था, उससे उसको फेमस मिला था वीकली। अब वो इंटरनेशनल आउटलुक यहाँ न्यूज़पेपर से हो गया। कब? 1913 में ये मूवमेंट चालू हुआ, गदर मूवमेंट 1913 से रिकॉर्ड कर देना। अब इसको दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो किया वो क्या किया? डिफेंस ऑफ इंडियन एक्ट पास किया। क्या किया? डिफेंस ऑफ इंडियन एक्ट पास किया। किसको सप्रेस करने के लिए? इस गदर मूवमेंट को। तो याद रखना, डिफेंस ऑफ इंडियन एक्ट पास्ड कब? 1915 में जो बनाया गया था। वो किसकी सप्रेस करने, स्मैश करने या सप्रेस करने के लिए? गदर मूवमेंट को। गदर मूवमेंट कब बना था? 1913 में जी।
इसका हेड ऑफिस सैन फ्रांसिस्को, वीकली न्यूज़पेपर निकालना है जिससे इंटरनेशनल आउटलुक मिला। ये हो गया आपका कनेक्ट। अब कोई भी न्यूज़पेपर निकाल रहा है तो इंटरनेशनल आउटलुक मिलेगा। अब लाला हरदयाल जी इसके बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, और साथ साथ इसके पहले जो हमने रास बिहारी बोस के बारे में जाना, वो भी इसके इंपॉर्टेंट लीडर रहे। चलिए, यहां हमारा 24th क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहां आपको समझ में आ गया इंटरनेशनल आउटलुक कैसे मिला, क्योंकि वीकली न्यूज़पेपर से। आज का लास्ट क्वेश्चन 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अबाउट प्रार्थना समाज। ये आ गया क्वेश्चन। इट वॉज फाउंडेड इन 1867 इन बॉम्बे। हाँ भाई, हमने अभी करा क्वेश्चन। इट वॉज द रिफॉर्म मूवमेंट विद इन हिंदुइज्म एंड कंसंट्रेटेड ऑन सोशल रिफॉर्म्स। हाँ भाई, ये भी सही है। फॉल्स अबाउट प्रार्थना समाज, गलत क्या है, फॉल्स पूछा है। ये लो सर्कल बना दिया। इट वॉज एन ऑफ शॉर्ट ऑफ ब्रह्मो समाज। देखते हैं। इट वॉज फाउंडेड बाय एमजी रनाडे। हाँ भाई सही है, एमजी रनाडे और आत्माराम पांडुरंगा जी दोनों। इट वॉज ऑफ शॉर्ट नहीं, ब्रह्मो समाज का नहीं था जी। यहां से ये सही हो जाता, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन जी। अभी हमने करा, आपको बताया था ना इंपॉर्टेंट लीडर फाउंडेड यहां लिख दिया गया, मान लिया जाता है, पर आत्मारंग पांडुराम से भी आप प्रार्थना समाज को रिलेट करेंगे। चलिए, यहां तक आज के हमारे 25th क्वेश्चन खत्म हुए। और आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हमारी जो सीरीज चल रही है इंदौर डिफेंस एकेडमी की तरफ से विजय बैच, जो कि आपके लिए ही डेडिकेटेड लॉन्च किया गया है, अगर आपको पसंद आ रहा है ये सब तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।